फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक तो एससीओ समिट कंप्लीट हुआ, उस हवाले से भी कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डॉलर रेट, इकोनॉमी या इससे जुड़ी हुई जितनी और चीज़ें हैं, उसमें कोई ठहराव नहीं आ रहा। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसके ऊपर आज बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। My pleasure. Thank you for listening. सर, एक तो ये बताइएगा कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में एक दफा फिर 250 पे पहुंच चुका है। आईएमएफ लोन भी हमें मिला, लेकिन इसके बावजूद हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या नजर आ रहा है आपको? क्या वजह है इसकी? देखें, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, नंबर वन। दूसरी वजह आपकी यह है कि लोगों को आपकी गवर्नमेंट और आपके सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है। तीसरी इसकी वजह यह है कि लोग वहां से पैसा निकाल के भाग रहे हैं। आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो मुसलसल, मैं खुद कॉलें रिसीव कर रहा हूं कि वो पूछ रहे हैं कि पैसा निकालें, किस तरह निकालें, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहां जाएं, क्योंकि आपके हालात, आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, और दूसरा एक दूसरे के साथ चेक एंड बैलेंस है इनका। इसमें खान साहब ने अगले दिन आईएमएफ की रिपोर्ट और अगले दिन उन्होंने कौन से जो खिताब किया है उसमें कई चीजें उन्होंने बताई, लेकिन उसका एक पोर्शन वो भूल गए हैं कि आईएमएफ ने लिखा है कि पाकिस्तान के इस फाइनेंशियल क्राइसिस में खान साहब का खुद का हिस्सा है। जिस तरीके ने इन्होंने आईएमएफ के डील को डीरेल किया, जिस तरीके से इन्होंने जानबूझ के पेट्रोल और बिजली की प्राइसें कम की अगेंस्ट द आईएमएफ, और उसमें इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि सूबा सरहद और सूबा पंजाब की इनकी इंस्ट्रक्शंस पर जो आईएमएफ के साथ जो इनके रवाबत है, दे वर इंटरेस्टेड इन के पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। लेकिन जब आपकी एक बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी और बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर, जब वो खुद ये चाहे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, तो आपके डॉलर किस तरह कंट्रोल में आएंगे? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं ना कि आप एक सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरा आपकी पार्टी जो इस वक्त स्टीयरिंग व्हील पर बैठी है, वो सिर्फ एक इस्लामाबाद के अंदर है, उसको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, लोगों का एतमाद जो है वो बहाल करने के लिए करते हैं, लेकिन लोग यकीन नहीं करते क्योंकि उनके पास इख्तियार कोई नहीं है, दे आर वेरी लिमिटेड। तो इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आपकी आपस में इंटर रिलेटेड है। खान साहब के कई जो इनके अपने एडवाइजर थे, बिलखसूस मोहित यूसुफ साहब, उन्होंने कई दफा फरमाया था, जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर अपने पांव पे खड़ा नहीं होता, हकीकी आजादी इज इम्पॉसिबल। आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी पॉलिसियां आजाद नहीं हो सकती। जो मुल्क आपको पैसे देगा, टर्म्स अपने साथ डिक्टेट करेगा। तो ये खामखा लोगों को गलत डायरेक्शन देना, खुद अमेरिकनों से मिलना, मिन्नतें करना, एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करना, और लोगों को बताना कि अमेरिका के खिलाफ जिहाद के लिए निकलो। ये इस वक्त आपके हालात इतने सख्त खराब हैं। और मैं फखर साहब एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि डॉलर की बात कर रहे हैं आप, सिर्फ वक्ती तौर पर आप डिफॉल्ट होने से बचे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, ओपन चैलेंज है, $30 बिलियन आपके लोन है जो अपने अगले साल 2 साल में देने हैं। फ्लड आपका आ चुका है, आपके लीडर किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है इकोनॉमिक आजादी का, इंडिपेंडेंस का, और मुल्क को बचाने के लिए किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है, ना नून लीग के पास, ना पीटीआई के पास, ना पीपल्स पार्टी के साथ। अब बल्कि आप सीरियसनेस देखें, आपकी जो हुकूमत सबसे छोटी और लाचार हुकूमत है इस वक्त इस्लामाबाद में, उनकी कैबिनेट के 70 मेंबर हैं। सर ये बहुत यस यस सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 लोग अभी 2 दिन पहले इसमें शामिल किए गए। एक तरफ हम सब दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, आप देख रहे हैं अमेरिका से भी कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब से भी कहा गया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, दुनिया भर जो भी मिलता है कहते हैं जी बस हमें कुछ दे दे, फ्लड की वजह से हम तबाह बर्बाद हुए, इकोनॉमी खराब है। सर, इसके बावजूद कैबिनेट को बढ़ाना। दूसरी तरफ से हम हिंदुस्तान को जब देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे एससीओ में गए और शी जिनपिंग से सर हाथ नहीं मिलाते, जो फोरम उन्होंने बनाया, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। सर, क्या फर्क है हम में, मतलब शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान के लीडर्स में और फिर हिंदुस्तान के लीडर्स में? देखिए, फर्क उनके लीडरान के अंदर ये है कि वो अपनी कौम के लिए सीरियस है। वो नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। उन्होंने कौमियत के सबक दे रहे हैं एक दूसरे को।
दूसरा, उनका कभी आपने पिछले सदूर देखे हैं जब आज तक कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या कोई वहां का सदर भागकर लंदन में जाके 300 प्रॉपर्टियां बना रहा? कोई मुझे सदर ऐसा बताएं जिसके बच्चे लंदन में बैठे हो? कोई ऐसा आप उनका रूलिंग एलीट का बताएं जो कि पाकिस्तान छोड़ के, आपकी तो सारी रूलिंग एलीट इंक्लूडिंग लीडर्स, इंक्लूडिंग सारा जो एक अलायंस है करप्शन का, वो तो सिर्फ उनके तो बीवी बच्चे सारे डुअल नेशनल होते हैं। जब भी यहां से उनकी असाइनमेंट खत्म होती है, वो फौरन अपने वापस घरों में चले जाते हैं, और घर उनके लंदन में और दुबई में और टोरंटो में है। तो आप उनके साथ कंपैरिजन इस वक्त मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो वजह यह है कि आप खान साहब फरमाते हैं कि वो आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि तबलीग करो जाके, मैं आपकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो यही ट्रेनिंग जिहाद की अफगानिस्तान में हो रही है, और आपकी डायरेक्शन काबुल है, आपकी डायरेक्शन इज नॉट इंडिया, और आपका नॉट कंपैरिजन विद बांग्लादेश। वो दोनों मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। भारत ने एक 10 साल में 11वीं पोजीशन से 5वें पर आगे हैं। और मैं नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। और बिल्कुल इस वक्त अमेरिका भी उनकी पहुंच चाट रहा है, रशिया भी उनके पहुंच चाट रहा है, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंडियन डायस्पोरा इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। सबसे बड़ा फर्क, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो वीजे लेकर जाते हैं, वो वहां जाके एक पाकिस्तान, वो अपना भारतीय डायस्पोरा बनाते हैं। और जितनी उनकी आबादी है या उनकी इंस्टीट्यूशन या जितनी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल में, आईटी में, आप देखेंगे आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा। और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका होगा। राइट सर। एक लेकिन इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को इस तरह ना छोड़ा जाए, अफगानिस्तान के लिए ये किया जाए, वो किया जाए। हालांकि बाकी दुनिया सर किसी को परवाह नहीं है। इस वक्त हम खुद इतने मसाइल में फंसे हुए हैं। आपको भी पता है, मैं भी इधर इस्लामाबाद में बैठा हूँ, कवर करता हूँ चीजों को। उसके मुकाबले में बाकी जो लीडर्स थे वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो डिजिटल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, वो सेटेलाइट इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो मतलब नए जो है रूट्स बनाने की बात कर रहे हैं। और सर हम फंसे हुए 1 साल हो गया, उससे ज्यादा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ज्यादती की है। अफगानिस्तान की बात करके मैं बताना चाहूंगा क्यों। खास साहब, शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ चाहिए था कि सैलाब की बात करते, पाकिस्तान की इकानमी की बात करते। अफगानिस्तान अब ये चाहते ही नहीं कि आप उनका नाम लें। उसकी वजह यह है, अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए इतनी ज्यादा नफरतें मौजूद हैं। वहां का हर बच्चा बच्चा ये समझता है कि अफगानिस्तान के क्राइसिस के पीछे आप सरगर्म रहिए। आज हर अफगानी आपसे उतनी ही नफरत करता है जिस तरह बंगाली आपसे नफरत करता है। तो ये बिल्कुल। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब को शायद किसी ने बताया ही नहीं है कि इस वक्त अफगानिस्तान की एडवोकेसी कतर कर रहा है, और दे आर लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया, भारत की तरफ जो अफगानिस्तान है वो लीनिंग है। क्योंकि उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दौर में वहां पे 2 मुल्कों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, एक भारत था, दूसरा अमेरिका था। तो पाकिस्तान सिर्फ वहां से कुछ लेना चाहता है। हाँ, ये जरूर है कि अफगानिस्तान की जंग की वजह से आपने पैसे दुनिया से बहुत बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। शायद अभी तक हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को वो पुराने डॉलर याद आ रहे हो, तो कहें दुनिया को कि अफगानिस्तान पे डॉलर फेंको, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ना कुछ कर सकता है, ना करने की सलाहियत रखता है। और मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि आप मुसलसल अफगानिस्तान के साथ अंडर टेंशन है। अगले दिन भी आपके 3 फौजी शहीद हुए हैं, और स्वात के अंदर टीटीपी आ चुकी है और भत्ता मांग रही है। वो अगले दिन उन्होंने आपका मेजर भी एक पकड़ लिया था, और डीएसपी के टांग में गोली भी उन्होंने मारी। मेजर समीत है सर वो जो पकड़े गए थे। तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, आप प्लीज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने वाली बात छोड़ दें। आप सिर्फ पाकिस्तान अपनी खैर मनाएं, आप छोड़ दें उनको। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर हेल्प एट द सेम टाइम। तो लेकिन ये कि इनको वो डॉलर नहीं बोलते ना। पिछले 20-25 साल में जब रशिया 80s में 70s में आया है, डॉलरों की बारिश हुई है पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान पे, तो इन लोगों को कहां भूलते हैं डॉलर। वो तो सर 2001 में काफी सारा पैसा आया था, मतलब थोड़ा पैसा नहीं है। 2001 से लेकर 2012-13 तक काफी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो पाकिस्तान आती रही है।
और वही आपकी बात है कि मतलब वही चस्का हमें पड़ा हुआ है कि हम अब जो है कुछ करने के मूड में ही नहीं है, और अब भी हम कहते हैं कि भाई हमें पैसे दो, पर हम हमारी जरूरत ही नहीं है ना सर उनको, तो ना अमेरिका को खास कोई इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, ना किसी और को है, तो क्यों देंगे पैसे। बिल्कुल। और दूसरा उसमें बात ये, दुनिया, यू आर टेस्टेड, यू आर प्रेडिक्टेबल, आप प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। आपकी करप्शन की स्टोरियां हर दुनिया के हर मुल्क के कैपिटल में पहुंच चुकी हैं। अब लोग, आपका सैलाब आया है तब भी पैसे देने से डर रहे हैं कि पता नहीं आप क्या करेंगे। आपका आधा मुल्क डूब चुका है, लेकिन आपके अमीरुल मोमिनीन मौलाना मैकेवली नियाजी साहब 4 सद्दा में जलसा कर रहे हैं कल। और हालात ये है, आपके 24 एमपीए छोड़ के एएनपी ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के। दूसरा, आप देखें कि आपके गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर कल ये जो वहां उन्हें इम्तिहान कैंसिल करने पड़े, यूनिवर्सिटी शट डाउन ड्यू टू हिज अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से सर, जो कश्मीर अफेयर के हमारे मिनिस्टर भी रहे थे, आपको अगर याद है तो। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, किसी की कोई तवज्जो नहीं है कि स्टूडेंट कहां है, गोमल यूनिवर्सिटी शट डाउन है क्यों है, वहां का वाइस चांसलर और अमले को लाइफ थ्रेट क्यों है, वहां के डीपीओ क्या कर रहे हैं उनके खिलाफ, और उसके बाद जो जुलूस निकाला स्टूडेंट से, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। और ना हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है वो ना सोचते हैं, वो 4 सद्दा में जा रहे हैं, और 4 सद्दा से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे सैलाब की तबाहकारियां हैं। यस सर, यस सर, बिल्कुल। चारसद्दा भी मुतासिर हुआ, लेकिन सर इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त उन इलाकों में बना हुआ, एक तो टीटीपी की प्रेजेंस है, वो पुराने फाटा में भी वो लोग आ चुके हैं और अब कुलम कुल्ला वो लोग फिर रहे हैं। लेकिन जहां पर उनकी हुकूमत है, उनके सीएम के अपने गांव में उनको वो प्रोटेक्शन वो नहीं दे पा रहे। उस गांव को, मटा को, स्वात का जो इलाका है, जो सीएम महमूद खान साहब का गांव है, तो वहां पे और लोग सर इसीलिए एहतजाज करें कि फॉर गॉड सेक आप लोग क्या करें, फिर क्यों 2005 वाली पोजीशन पे और 2010 वाली पोजीशन पे आप हमें लेके जा रहे हैं। लेकिन खान साहब कोई मतलब एक सिंगल वर्ड सर जुबान से नहीं निकाल रहे। एक आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा फखर साहब कि कल आपकी पीटीआई सूबा सरहद केपी की पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है कल। उन्होंने वहां पे डिसीजन लिया है कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो हम इस्लामाबाद पे अटैक करके उसके एंट्री के सारे जो दरवाजे, सारे रूट हैं वो बंद कर देंगे। सर अफसोस ये हो रहा है। और सर इसके साथ साथ हम मतलब रिवर्स की तरफ गेयर लगा रहे हैं। सर मैं हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करता, और ना कंपैरिजन हमारा, आप वाली बात है कि बनता ही नहीं है सर। बनता ही नहीं ना। देखिए, दो चीजें होती, आप कंपैरिजन करें ना अपने आप को अफगानिस्तान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल आपका बनता है, या किसी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से, इराक से कर सकते हैं सर, या फिर सीरिया से करें अपना, आपका सीरिया से करें। यहाँ के लीडरशिप कोई नहीं है, मुल्क टूटा फूटा है। केपी की सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है, पंजाब सीधा आईएमएफ से बातें कर रहा है। आप उनके हालात देखें ना। आपने आज तक, मैं आपसे एक कंपैरिजन सिर्फ ये पूछूंगा, आज तक भारत के अंदर किसी सदर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कहा है कि मैं इंडिया को आग लगा दूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता सर। आज तक वहां पे कभी मार्शल लॉ देखा आपने भारत के अंदर? नो सर, नो सर। आपकी सियासी नशोनुमाई नहीं हुई है, ना आपकी अवाम की, ना आपके लीडरों की। उन्हें पता ही नहीं जमहूरियत क्या है, सियासत क्या है, अपोजिशन क्या है। अगर इमरान खान साहब के पास कोई थोड़ी सी एजुकेशन होती, ये अपोजिशन में बैठते, असेंबलियों को टाइम पूरा करने देते। आज मैं समझता हूं कि बार बार ये कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन, फौरी इलेक्शन अकादमी का हल है। अच्छा ठीक है, फौरी इलेक्शन कराना चाहते हैं, सुबह सात की असेंबलियां तोड़े, पंजाब की असेंबलियां तोड़े, इलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये और कश्मीर की भी तोड़े। लेकिन ये अच्छी बात है कि जहां आप चाहते हैं आप वहां आप जमहूरियत हो, आपकी मर्जी की हो, चीफ जस्टिस हो आपकी मर्जी का हो, आर्मी चीफ हो तो उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। आप डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर बनना चाहते हैं, आप सियासत में बिलीव नहीं करते आप। अच्छा सर, एक चीज इसके अलावा अगर हम एसईओ की तरफ चले जाएं तो एक बहुत बड़ा फोरम है। ये लग रहा था कि शायद नरेंद्र मोदी जी से शहबाज शरीफ साहब की शायद हेलो हाय हो जाए, या फिर हम अपनी जो हटदर्मी की पॉलिसी में, इसलिए कह रहा हूँ सर कि इस वक्त हमें जरूरत है जिस चीज की, उसके बावजूद हम लगे हुए, कभी हम कहते हैं कि कश्मीर लेके देंगे, हम कभी कहते हैं कि हम ये लाल किले को फतह करेंगे, और कभी कहते हैं ये करेंगे, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड है, और हिंदुस्तान को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सर शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाते और चुप करके अपने काम पे फोकस्ड हैं। हम कुछ लर्न क्यों नहीं करते? 75 इयर्स उनको भी हो गए, 75 हमें। देखिए, लर्न इन्होंने क्या करना है, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि चाइना और भारत का आपस में कई जंगें हो चुकी हैं। उनकी कितनी टेंस सिचुएशन पिछले अरसे में रही है, लेकिन ट्रेड
आपके ट्रेड के हालात ये हैं कि आपका सैलाब की वजह से आपकी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आपकी सारी वेजिटेबल तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आप बॉर्डर से वहां से आलू और टमाटर और दूसरी चीजें मंगाने के लिए बॉर्डर से तैयार नहीं है, क्योंकि आप सियासी तौर पर मैच्योर ही नहीं है, आप अपने मुल्क के साथ मुखलस ही नहीं है। आपका प्लान क्या है, जरा गौर से मैं बताता हूँ। मैं पाकिस्तान की एक खबर सारा दिन मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे शौक है पॉलिटिकल साइंस का। आपकी रूलिंग एलीट ने सोल्यूशन ये दिया है कि हम भारत से सब्जियां दुबई ले जाएंगे, दुबई से वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। देखिए ये प्लान है। तो जब हकीकत ये है, खास मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ। एक जो खिता है इस्लामाबाद से लाहौर तक का, आपकी तबाही का बायस वही बना, सबसे ज्यादा करप्ट और बाअसर लोग वहां पे सारे बैठे हैं। ये फ्लड अगर लाहौर में आता तो आप इसका रिएक्शन देखते। ये मजलूम लोग, सूबा सरहद के गरीब लोग और सिंध के गरीब लोग, बलोचिस्तान के गरीब लोग, जो पहले ही इस रूलिंग एलीट के विक्टिम थे, जिन पे पहले ही तवज्जो नहीं थी, उन बेचारों के घर और माल मवेशी तबाह हो गए। ये रूलिंग एलीट इस्लामाबाद से लाहौर वाली उनको देखना भी नहीं चाहती, इनको उनसे बू आती है। इस वक्त दुनिया सारी जो है वो आप पे तरस कर रही है, लेकिन ये जालिम लोग जो आपकी रूलिंग एलीट है, ये उनको देखना भी नहीं चाहते। अब अलमिया है, ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इन्हें ना कोई इस्लामिक चीजों का कोई शर्म लिहाज है, ना कौमियत है, ना इंसानियत है। इस वक्त इंसानियत खुले आसमान के नीचे चीख रही है, लेकिन ये बनी जाती उमरा और बिलावल हाउस के एयर कंडीशन कमरों में बैठे, इनकी सेहत पर कोई असर। एग्जैक्टली। और सर कैबिनेट को बढ़ा रहे, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि ये कहते हैं कि हमें सऊदी अरेबिया भी उस तरह हेल्प नहीं कर रहा, हमें चाइना भी उस तरीके से हेल्प नहीं कर रहा। इंडिया से हम कहते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि पहले दुबई सब्जियां जाएंगी और फिर वहां से दुबई से होके शायद वो उसके ऊपर कोई और चीज हो जाएगी, कोई और केमिकल चढ़क के वो फिर हमारे पास आएंगी। तो सर हम अगर चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड हम उसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी काफी उन्होंने हेल्प की भी, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते कुछ, और खुद क्यों नहीं अपनी डायरेक्शंस बनाना चाहते? मैं बल्कि फखर साहब यही कहने वाला था, दुनिया आपकी मदद करे, लेकिन पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? yes. Yes. आप अपने मसाइल की तरफ क्यों नहीं देखना चाहते? आप मुझे ये बताएं, अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के कैरेक्टर जो हैं, अदाकार, वो टर्की से चल के उस जगह पे आ गए हैं, आपके एक्टर क्यों नहीं वहां पे जा रहे? हमारे अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं वहां जा रहे? हमारे सारे क्यों नहीं वहां पे जाके करते? मेरी नजर में टीएलपी की इज्जत अगले दिन बढ़ गई है कि साद रिजवी साहब ने एक जलसा करना था, उन्होंने जलसे के सारे अखराजात जो है सलाह फंड में दे दिए। खिदमत कोशिश कर रही है, खिदमत वालों ने काफी बेहतर काम किया, मतलब ऑन ग्राउंड जो मैं कुछ दिन अभी सिंध में होके आया हूँ, तो मतलब काफी ज्यादा, और लोग उनसे बड़े खुश है जहां जहां पे पहुंचे हैं, तो लोग कहते हैं कि वाकई उन्होंने हमें सर्व किया है। हालांकि जमात इस्लामी से नजरियाती खिलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं सिर्फ फखर साहब कि पाकिस्तान की ये जो अमीर तरीन सियासी पार्टियां, मैं तो अगर सियासी पार्टियां इनको नहीं मानता, क्योंकि ये इनमें सब में मारूसी सियासत है, जमहूरियत में मारूसी सियासत को सियासत नहीं कहा जा सकता। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के बिलियनर जो है, ये बड़ी बड़ी पार्टियों वाले, ये क्यों नहीं पैसे देते? तकरीरों में कहते हैं मुखैयर हजरात पैसे दें, तो आप मुखैयर नहीं है आप? बिल्कुल। खान साहब जिस घर में रहते हैं मोहल्ले में 300 कनाल है उसकी जमीन का जगह, खान साहब 300 कनाल का जो महल है उसका करोड़ों रुपया का खर्चा महीने का है, जाती उमरा का करोड़ों रुपया। देखें, नवाज शरीफ साहब ने लंदन से भी रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन वहां से 2-3-4 लाख पाउंड वहां से भेजे क्यों नहीं? यही मेरा अफोर्ड कर सकते हैं, और सर अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो वो लोग हैं कि मतलब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और ये सारा कुछ है। सर एक चीज मतलब आज पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट नहीं जो आई है कि गौतम अडानी साहब सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन गए। मतलब फिर वही पे बात घूम फिर के इसलिए हिंदुस्तान पे आके आ जाती है कि फिर यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस किस्म के हैं, जिसमें मलिक रियाज साहब और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इस दफा तो ना उनका कोई हेलीकॉप्टर उड़ा है, सैलाब जदगान के लिए सर कोई नहीं उड़ा, न कोई और ऐसी चीज हमें ऑन ग्राउंड नजर आई है कि जिसके ऊपर हम कह सके कि हाँ यार ठीक है, चलो आप गलत भी करते हैं लेकिन कम से कम मुश्किल वक्त में इस आवाम की मदद भी करते हैं। तो वहां पे सर वर्ल्ड रिचेस्ट जो टॉप 10 लोग हैं हिंदुस्तान में वो पैदा हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ गुर्बत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, मलिक रियाज साहब का हेलीकॉप्टर उड़ा था, लेकिन परवेज इलाही साहब को लाहौर से उड़ा के इस्लामाबाद हलफ लेने के लिए आया था।
और जाहिर है वो फ्री नहीं उड़ा होगा, उसको उसके पीछे कुछ लेना देना भी हुआ होगा, जी मुसलसल लेते रहते हैं। देखें इस वक्त जाती तौर पर अगर आप देखें तो आपका कंट्री तो मलक रियाज साहब चला रहे हैं। यस सर, देखिए हर पार्टी के साथ उनका लेन देन है, हर पार्टी, बहुत चाहे वो 5 कैरेट की अंगूठी दे रहे हो, चाहे वो जमीन किसी यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हो, जी फिर हर पार्टी के, और देखिए इनकी सुलह कराने के लिए भी फोन वो करते हैं। तो इट मींस कि कंट्री को चलाने वाले मलक रियाज साहब हैं। एक सेकंड और मलक रियाज साहब फिर वो देखे ना उनकी अहलियत पे आप तवज्जो दे लें। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि अडानी साहब वहां पे आए हैं, वो अडानी साहब और कई अडानी अभी आएंगे। उसकी वजह ये है, देखें एक तो नेशनलिज्म की बात कर रहा था, सर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की हालात, तीसरा अदालतें अगर इंसाफ दे रही हैं। मुझे जाती तौर पर बताएं, आज किसी के पास पैसा हो तो वो पाकिस्तान जाएगा पैसे लेकर, जहां ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हैं, ना अदालतें जो है वो भी एक सवालिया निशान है। बल्कि लोगों को तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान चला कौन रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है या सियासी सेटअप चला रहा है। आज तक वेस्ट जो है वो कंफ्यूज रहा है, भाई डील करें तो किसके साथ डील करें, एग्री एग्री असल पावर किसके हाथ में। ये तो नॉर्मल हालात की बात है, आजकल तो वैसे ही कोई नहीं ना, आजकल तो आपकी हुकूमत ना होने के बराबर है, हर सूबा इंडिपेंडेंट है, आपका हर सूबा एक मुल्क बन चुका है। एग्री एग्री सर, एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी अमेरिका ने जिस तरीके से F-16 के पार्ट्स के हवाले से $450 मिलियन का जो ग्रांट था वो रिलीज किया है, अप्रूवल उसकी मिली है, उस पे हिंदुस्तान ने कहा कि हमें कंसर्न्स हैं। तो मतलब लगता तो ऐसे कि इंडिया सर इन्फ्लुएंस कर सकता है अमेरिका को, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया और हम देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त ऐसे लगी हुई है हिंदुस्तान के पीछे कि हर कोई चाहता है कि ये मार्केट मेरे पास हो, वो वेपन्स की हो या फिर दूसरी चीजों के लिए हो। क्या देख रहे सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कुछ मतलब कर सकती है थोड़ा बहुत, या बिल्कुल ये भी लेटी हुई है? नहीं, मैं आपको पहले तो मैं फॉरेन पॉलिसी तो आपको बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या है, आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। जी एक फकीर मांगने वाले का और एक कस्टमर की क्या, इसको कंपेयर कर लें। भारत जहां जाता है कस्टमर एज ए कस्टमर जाता है, वो चीज खरीदने जाता है, बल्कि बांग्लादेश को वो इमदाद देते हैं, कर्जे देते हैं। जी आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं, आपके वज़ीर आज़म ने तकरीरों में भी बता दिया। तो एक फकीर रोजाना जब दरवाजे पे आ जाए तो किस तरह लोग उसको ट्रीट करते हैं, दैट्स एग्जैक्टली हाउ द पीपल द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग। हमारे शबाज शरीफ साहब ने एक दिन फरमाया कि मैं अब खलीजी मुल्कों में भी फोन करता हूं तो वो समझ जाते हैं शायद मैं पैसे मांग रहा हूं, तो वो यही आगे, दिस इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी इज। उन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल यही फॉरेन। अब उसके उसके कंपैरिजन उसका मैं भारत के F-16 के बारे में बड़ी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन। जी जी देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी या उनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इतना उनको फख्र है, इस चीज का इतना घमंड है उनको कि उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि हमें अमेरिका को चाहिए था, हमसे पूछ के पाकिस्तान को देता। उसकी क्लैरिफिकेशन देखे अमेरिकन ने दी है, आगे वो देखें जरा, सुनने वाली बात। उन्होंने अमेरिकन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम F-16 जो पाकिस्तान को जो कर रहे हैं अपग्रेड, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जिससे खिते में कोई नया खतरा पैदा हो। मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ऑफेंसिव चीज आ जाए जो भारत के लिए जो अच्छी ना हो, हम नहीं देंगे, सिर्फ अपग्रेड करेंगे सिस्टम। और बहुत शुक्रिया। साथ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को इससे खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, भारत के पास राइफल तैयारे जो हैं वो F-16 से बेहतर है। F-16 3.4 जनरेशन है, जो राफेल है 5.4 जनरेशन है। और दूसरा, बल्कि उन्होंने यहाँ पे मीडिया में जो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा मिग 2000 जो है वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है, जो इनके पास ओल्डर वर्जन है। आपके पास 82 इस वक्त F-16 है। अच्छा, उसके बाद आगे इसकी बात बताना चाहूंगा, F-16 दिए क्यों, F-16 को अपग्रेड। यस, भारत अभी भी सबसे ज्यादा असला रशिया से खरीद रहा है। यस, भारत उसके बाद यूक्रेन वार में उन्होंने सपोर्ट रशिया को किया, उसके बाद रशिया तेल ले रहा है वहां से। अमेरिका ने थोड़ा सा उनके कहते हैं ना टैप ऑन द हैंड, थोड़ा सा उनको ये सबक सिखाने के लिए कि इफ यू प्ले द गेम विद रशिया विद अस, वी विल प्ले द गेम विद पाकिस्तान। तो सिर्फ थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, वरना पाकिस्तान की ना फॉरेन पॉलिसी थी, ना है, ना होगी। क्योंकि उसकी वजह यह है, आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं है, आप जहां जाते आप करप्ट तरीन है, दुनिया को पता चल चुका है। आपने बहुत तरक्की की है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की, आपने दुबई और लंदन में तरक्की की। ये आप क्या ख्याल है
जो लोग कंप्यूटरों पे जो आपकी बातें सुन रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूजद हैं, उन्हें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। एग्री। आपके अकाउंटों के बारे में आपको उनको कोई अंदाजा नहीं, सब पता है। बहुत लेकिन जबरदस्त। जी, वो मुंह दूसरी तरफ कर लें तो अलग बात है, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हुए कोई भी इंसान अगर ये सोचे कि हमने वेस्ट को बेवकूफ बनाया हुआ है, तो ये आपकी भूल है। बहुत अच्छी बात सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू।